एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। योगी 2.0 के 100 दिन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं और इन 100 दिनों में योगी सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपने 100 दिन के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश किया। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ सीएम योगी ने एक बुकलेट भी जारी की। हालांकि इससे पहले सीएम योगी ने आज की कई ट्वीट किए और विभिन्न विभागों में कई किए गए कार्यों की जानकारी दी। सीएम योगी ने कहा कि राज्य में 37 साल के बाद कोई सरकार दूसरी बार बनी है। सीएम योगी ने बीएसपी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों ही दलों को विधानमंडल में शून्य कर दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि 100 दिनों के लिए जो लक्ष्य तय किए गए थे उसे आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर जो कार्य योजना तैयार की उसमें तकनीक का इस्तेमाल किया। राज्य में ई पेंशन योजना लागू की जो रिटायर होने वाले कर्मचारियों के तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने 100 दिनों के भीतर इस योजना को लागू किया। राज्य सरकार ने पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में भी काम किया है। राज्य में ई विधान शुरू हुआ। इस दौरान सीएम योगी ने बताया कि अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कुख्यात माफियाओं और अपराधियों की ओर से अर्जित 844 करोड़ की अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण हुआ है। अब तक 2925 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई या ध्वस्त की गई है। दूसरा कार्यकाल जो हमें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है, इस दूसरे कार्यकाल में एक नई उड़ान के साथ हम सब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। और उत्तर प्रदेश ने आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उस प्रेजेंटेशन को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सके। ये पहली बार हुआ है कि 10 सेक्टर के प्रेजेंटेशन में सभी हमारे सहयोगी मंत्रीगण मौजूद थे। उनके मार्गदर्शन में उनके विभागों ने उसका प्रेजेंटेशन स्वयं बनाया, उसका अध्ययन किया, फिर उसका मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुतिकरण हुआ, उस पर चर्चा हुई और फिर उसकी ठोस कार्य योजना बना करके हर एक सेक्टर के लिए एक सीनियर अधिकारी को जिम्मेदारी देकर के उस सेक्टर की उन संभावनाओं को जो उत्तर प्रदेश को आगामी 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के समकक्ष पहुंचाने में योगदान दे सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और सरकार ने 100 दिनों को लेकर एक लक्ष्य रखा था और इसी लक्ष्य को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 100 दिनों के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पूरा कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जिन विभागों में अच्छे कार्य किए गए हैं उसकी उपलब्धियां बताई गई हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी मौजूद हैं। सर, कई विभागों में कई काम किए गए हैं, जो लक्ष्य हैं लक्ष्य से आगे बढ़कर काम किया गया है, और भी क्या ध्येय रखे हैं आपने 6 महीने का? लगातार सरकार का यही प्रयास है कि जो वादा किया गया है, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे समय से पूरा किया जाए और समय से उससे ज़्यादा किया जाए। और वह आज की प्रेस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके सामने विषय रखा भी है और हम लोगों को गर्व है कि जनता का जो आशीर्वाद हमें मिला था हम उसके हिसाब से उनकी सेवा में समर्पित हैं। और आशीर्वाद मिल रहा है आपको, रामपुर भी आपका, आजमगढ़ भी आपका? निश्चित तौर से
उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का तय कर लिया है। इसीलिए विधानसभा के बाद आजमगढ़ और रामपुर जैसी भाजपा की दृष्टि से कठिन सीट में भी कमल खिल गया। अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने निशाना साधा है आज 100 दिन पूरे होने, कहा कि बदहाल हो गया उत्तर प्रदेश 100 दिन में। श्री अखिलेश यादव जी ट्विटर से झूठ फैलाने की जगह किसी ऐसे स्रोतों से सूचना एकत्र करने की जगह वो हमारी कमियां, नेता प्रतिपक्ष हैं, हम चाहते हैं कि सरकार की कमियां वह पता करें, बताएं, लेकिन उनके पास कोई असलियत नहीं है, कोई असली जानकारी नहीं है, सारी नकली जानकारी है, ट्विटर में पढ़ करके डबल उसको। उसके बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र में सरकार बन गई शिवसेना और भाजपा की, क्या कहेंगे? महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि महाराष्ट्र में जो काम चुनाव के तत्काल बाद होना चाहिए था, भाजपा शिवसेना की सरकार जिसे वहाँ की जनता ने जनादेश दिया था, जो सरकार उस समय बन जानी चाहिए थी, वह समय लग गया, बाद में बनी है, लेकिन अब शानदार ढंग से सरकार आगे बढ़ेगी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप तो सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर से यह कहना है कि अखिलेश यादव अब ट्वीट के नेता बन गए हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उनको सरकार की नाकामियों को गिनाना चाहिए, सरकार की कमियों को गिनाना चाहिए, वो काम नहीं कर रहे हैं, जबकि वो ट्वीट करके एक माहौल है उत्तर प्रदेश का वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, NB न्यूज, लखनऊ। यूपी की बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने पर सरकार ने अपनी उपलब्धियां बताई हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष और सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरकार ने जो कहा था वो काम पूरा किया है। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर स्वतंत्र देव सिंह ने ANB न्यूज से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव जी मौजूद हैं। सर, बहुत ही बड़ी उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स बहुत हैं आपके। वास्तव में पहली बार ऐसा है कि सरकार के गठन के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी का मार्गदर्शन मंत्रिमंडल को जो मिला, उसके कारण 72 घंटे जिस प्रकार जनपदों में, मंडलों में लोगों ने बिताया, उसका परिणाम रह रहा है कि जो लक्ष्य हम लोग लिए थे वो अधिकारी, मंत्रिमंडल और कर्मचारी तीनों मिलकर जनता के लिए समर्पित हुए और जनता की सेवा के लिए समर्पित हुए, जिसके कारण वो योजनाएं साल भर में पूर्ण होती वह 100 दिन में पूर्ण हुई और उन गरीबों को लाभ मिला। उस योजना से आने वाला 6 महीना का लक्ष्य है, साल भर का लक्ष्य है, उसके लिए भी परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेंगे। उन सभी अधिकारी कर्मचारियों को शुभकामनाएं देता हूं जो लोग परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने निशाना साधा है कि 100 दिन में उत्तर प्रदेश बदहाल हुआ है, बर्बाद हुआ है। देखिए, आपको AC के बाहर निकलना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, गरीबों के साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ थोड़ा उनके साथ चाय पीना पड़ेगा और प्रदेश को समझना होगा कि जातिवाद समाप्त हो रहा है, अब वंशवाद की पार्टियां नहीं चलेंगी। जनता जनार्दन नकार रही है, पूरे देश के अंदर धीरे धीरे नकार दिया है और आने वाला जो बच्चे हैं 1-2 लोग, उनको भी नकार देगी। इसलिए अब परिवारवाद की, वंशवाद की पार्टी, नेतृत्व आपको बदलना पड़ेगा, नेतृत्व अच्छे कार्यकर्ता को देना पड़ेगा। यानी कि हम परिवार के सदस्य हैं तो उसको नेतृत्व देना, आपको चेंज करना पड़ेगा, ईमानदारी के नेतृत्व को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपने पार्टी में भी जो है अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यूपी में आप थे स्वतंत्र देव सिंह जी, जिनका साफ तौर से ये कहना था अखिलेश यादव के इसी की कमरों से बाहर निकलना होगा, कार्यकर्ताओं को मौका देना होगा, नेतृत्व में परिवर्तन करना होगा, तभी समाजवादी पार्टी आगे बढ़ पाएगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, ANB न्यूज, लखनऊ। बीजेपी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पूरे होने पर लगातार मंत्रियों ने अहम उपलब्धियां गिनवाई है और इसी को लेकर यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि सरकार ने जो कहा था वो काम किया है और हमने कई ऐतिहासिक काम भी किए हैं। इसके साथ उन्होंने ANB न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल में 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सभी मंत्रियों को एजेंडा दिया गया था, सभी को लक्ष्य दिए गए थे, कार्य करने के विभागवार लक्ष्य दिए गए थे, वो अचीवमेंट्स भी हुए हैं। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार परिवहन विभाग में किस तरह के अचीवमेंट हुए हैं, 100 दिन में क्या टारगेट रखे गए थे और क्या अचीव हुए हैं। देखिए, हम लोगों के 11 काम हम लोगों ने कहा था कि 100 दिन में हम लोग पूरे करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, और 100 दिन में हमने 11 काम पूरा किया है। जिसमें पहला काम हमने जो है
ड्राइविंग लाइसेंस को, जो लर्निंग लाइसेंस है उसको 100% ऑनलाइन कर दिया है। अब हमारे विभाग में आने की किसी को ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन जो है अप्लाई करके वो घर बैठे जो है ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। दूसरा, हमने शॉर्ट परमिट, कोई भी शादी ब्याह के लिए या कोई अपने घूमने फिरने के लिए जो ग्रुप जाता था तो उसको परमिट लेने के लिए मेरे दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, तो हमने उसको भी ऑनलाइन कर दिया है, डिजिटल सिग्नेचर कर दिया है कि उसमें अधिकारी की सिग्नेचर की भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी है। जो हमारी नॉर्म्स को आप पूरा करिए, हमारा टैक्स दीजिए, आप जो है अपने घर बैठे उसको जो है ऑनलाइन जो परमिट लोड कर लीजिए। उसके बाद बहुत बड़ा काम, ऐतिहासिक काम मैंने किया है कि बहुत सारी गाड़ियाँ 1957 की गाड़ियाँ भी अभी उन पर भी टैक्स बहुत बकाया था। उस समय कभी 100 रुपया टैक्स रहा होगा, आज वो लाखों रुपया हो गया था। ऐसे हमने 916 करोड़ रुपया 5,28,000 कमर्शियल गाड़ियों का हमने एक मुश्त माफ़ कर दिया। उससे 5,68,000 गाड़ियाँ प्रभावित होंगी और 1,66,000 लोग पर जो आरसी कटी थी उनको इससे उसका लाभ मिलेगा। और जो बस अड्डे थे हमारे, उसमें हमने 23 बस अड्डे जो है चिन्हित किया है, जिसमें 18 बस अड्डों को हम टेंडर करा प्रोसेस में किए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वो बस अड्डे बनेंगे, जो हमारे प्राइम लोकेशन माने बस अड्डे हैं, जिसमें लखनऊ और बनारस, इलाहाबाद, गाज़ियाबाद, नोएडा, ऐसे करके जो है हमने 18 को अभी। उसके बाद हम लोग गाड़ियों में हमारी जो थी वो बहुत हमारे सीटों की हालत ठीक नहीं थी, सीटें फटी हुई थी, हमारे खिड़कियां टूटी हुई थी, तो इसको एक हमने जो है सब ठीक किया है। गाड़ी को साफ़ सफाई के लिए हमने हर 200 किलोमीटर पर हमने व्यवस्था बनाई है कि हमारी गाड़ियां जो है साफ़ सुथरी रहें। और जो हमारे यात्रियों को सुविधा के लिए जो हमने अब किया है कि हमारी कोई भी बसें अब ऐसे कहीं भी नहीं रुकेंगी, जहाँ पर हमारे अधिकृत ढाबे हैं वहीं पर रुकेंगी। वहाँ पर जो व्यवस्थाएं होंगी, जो शौचालय, महिलाओं को बैठने के लिए अलग से व्यवस्था, रेट चार्ट जो है उनको अपनी पूरी ढाबे की रेट चार्ट लगाना पड़ेगा। ये सब कई चीज़ नॉर्म्स, पानी के आरओ, ये सब चीज़ जिसके पास रहेगा उसी को हम जो है अनुबंधित करेंगे। बातचीत करने के लिए आप तो उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर जी, इनका साफ तौर से कहना था जिनके साथ जो जनता के साथ रहेगा, जनता उनके साथ रहेगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज, लखनऊ। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 100 दिन के लिए रिपोर्ट कार्ड रखा गया था, एक अल्टीमेटम रखा गया था और उसका रिपोर्ट कार्ड आज पेश किया है सीएम योगी ने। इसको लेकर यह भी कहा गया है कि इन 100 दिनों में बीजेपी सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं उत्तर प्रदेश में और कई रिकॉर्ड भी ध्वस्त किए हैं। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अनिता अग्रवाल जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप दीक्षित जी, नेता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले अनिता अग्रवाल जी, शुरुआत आप ही के साथ। बहुत बहुत बधाई आपको, 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इसमें नए कीर्तिमान स्थापित करने की बात बीजेपी कह रही है, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं कह रहा, विपक्ष इसके बिल्कुल उलट है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का काम हमेशा विरोध करना रह गया है। पहले विपक्ष का काम ये था कि जो सही काम होता था उसको साथ देता था, जो गलत काम होता था विरोध करता था। लेकिन अब विपक्ष ने अपना एक सूत्री कार्यक्रम बना लिया है कि चाहे कोई अच्छा हो चाहे बुरा हो, उनको विरोध ही करना है। उनके पास और कोई कारण नहीं है, उनको बस एक मालूम है कि हम विपक्ष से बैठे तो हमें हर चीज का विरोध करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि 100 दिन का कार्ड अभी आपने मुख्यमंत्री ने आपको बताया ही है और हम भी इस चीज को कहना चाहते हैं कि 100 दिन के अंदर जो हमारी शासन व्यवस्था सुशासन हुआ है, सेवा सुरक्षा सुशासन समर्पित हुआ है। और सबसे बड़ी बात है
कि हमने 10,000 रोजगार भी दिए हैं और हम लोगों ने कम से कम अवैध संपत्तियों पे ध्वस्तीकरण हुआ है, जिसमें 2.924 करोड़ की अवैध संपत्ति भी जब्त की गई है। तो माफियों पे लगाम आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा माफियों की पहचान थी, यहाँ पे उद्योग लगाने से लोग डरते थे, कोई उद्योग लाना हो तो डरते थे। अब कम से कम बेफिक्र होकर वो उद्योग लगा सकते हैं। और आज बुंदेलखंड में हम लोग ने एक्सप्रेस वे को किया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो आज हमने 100 दिन के अंदर जो हमारे हमने एम थे वो पूरे किए हैं। और सबसे बड़ी बात, 37 साल के बाद दोबारा कोई पार्टी शासन में आई है, इसका मतलब जनता उससे संतुष्ट है और जनता संतुष्ट है। उसका प्रमाण आजमगढ़ और रामपुर है, जो कि बहुत ही मतलब विकट परिस्थितियों में, बहुत ही कठिन उसमें वो बीजेपी के दामन में आई है। तो सबसे बड़ी बात है कि जनता को मालूम है कि हमारा विकास हो रहा है देश में और योगी सरकार बुरी तरीके से जनता के लिए काम कर रही है, गरीबों को राशन दे रही है, गन्ना किसानों का ऋण माफ किया है। तो सबसे बड़े जो 100 दिन के अंदर कार्य किए हैं वो सब जनता उसको मान रही है। लेकिन विपक्ष क्यों मानेगा? विपक्ष को मालूम है कि हम अगर मान लेंगे तो विपक्ष के नहीं, उनको तो विपक्ष की अपना यही नहीं मालूम कि विपक्ष की राजनीति क्या है। उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं है, जो सही है उसको समर्थन भी करना चाहिए। तभी जनता आपको और स्नेह भी करेगी कि कम से कम विपक्ष सही बात करता है, गलत ही नहीं करता है। अगर सही बात को सही रखोगी तो विपक्ष की भी अपना मान सम्मान रहेगा। लेकिन विपक्ष अपना मान सम्मान स्वयं खोता जा रहा है अपने ही कर्मों द्वारा। ठीक है अनूप दीक्षित जी, विपक्ष अपना मान सम्मान खोता जा रहा है अपने कर्मों द्वारा, ये कह रही हैं अनीता जी। और इसी के साथ बीजेपी की ओर से तमाम ये जो आरोप है वो आप पर लगाए गए हैं कि जरा ऐसी कमरों से बाहर निकलिए और सरकार अगर कुछ अच्छा कर रही है तो उसकी सराहना करिए, आलोचना के टाइम पर आलोचना करिए, सराहना भी करते रहिए साथ साथ। मुस्कान जी, ये भाजपा नेता है, ये जो कुछ भी कहें ये सब सत्य है। असल में इन लोगों ने, आज मैं इनके माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा इंटरव्यू देख रहा था जब इन्होंने 100 दिनों के कार्यकाल के दौरान ये बात, जितनी भी इन्होंने बातें कही, मैंने इनकी एक बात बहुत गौर से और बहुत ध्यान से, अभी हमारी भाजपा नेता हमको बता रहे हैं कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना रह गया है। अरे विपक्ष विरोध क्यों नहीं करेगा मुस्कान जी? जब आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 100 दिन का कार्यकाल होने के लिए बैठे थे, 100 दिन के कार्यकाल की अपनी उपलब्धियां गिनानी थी, उन्होंने 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियां क्या गिनाई? एमएलसी चुनाव में 36 में से 33 सीटें भाजपा ने जीती। अरे महोदय, आप सत्ता में हैं, आपको जीतना ही जीतना है। आपने प्रशासन के ऊपर अपना दबाव बना के आपने सारे एमएलसी चुनाव जीत लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियों के अवसर पर सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रसार करने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं किया। दूसरी चीज, इनके उप मुख्यमंत्री जी एक बात बोले कि समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी होती जा रही है। और देखिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि ये बोल कौन रहा है कि जिसको जनता ने ही समाप्त कर दिया है, जो अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए। वो तो भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी रही कि विधान परिषद के रास्ते उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, वो आज ये चीजें बोल रहे हैं। और रही बात विपक्ष के मुद्दे उठाने की, मुद्दे बराबर उठाए जा रहे हैं। मुस्कान जी, आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके परिवहन मंत्री, सारे मंत्रियों ने बड़े लंबे लंबे भाषण दिए, पर अपराध के क्षेत्र में किसी ने कोई बात नहीं करी। पिछले 100 दिन के कार्यकाल में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का कोई भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन विभत्स घटनाएं उत्तर प्रदेश में, चाहे इलाहाबाद के आप एक ही परिवार के पांच लोगों के 3 हत्याकांड, चाहे आप सुल्तानपुर का हत्याकांड, चाहे पत्रकारों के हत्याकांड, कितने अपराध प्रतिदिन हो रहे हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब नहीं देती है। हमेशा इन्होंने दोषारोपण एवं तुष्टिकरण के अलावा कोई दूसरी राजनीति करने का प्रयास नहीं किया। ठीक है दीक्षित साहब, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। जी आ रही हूँ दीक्षित साहब, एक बार फिर से आ रही हूँ आपके पास। प्रभात त्रिपाठी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और बतौर राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, क्योंकि तमाम चीजें आपने देखी, समझना चाहूंगी आपसे कि ये बीजेपी, देखिए बीजेपी एक तरफ आरोप लगा रही है कि अपना मान सम्मान खो रही है समाजवादी पार्टी और विपक्ष, और ये तो सीएम ने भी कहा कि हमने विपक्ष मुक्त कर दिया है देश को, और उत्तर प्रदेश को तो विधान परिषद को पूरे तरीके से कांग्रेस मुक्त कर दिया, ये बात कही गई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के आरोप लगा रही है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए मुस्कान जी,
आज उत्तर प्रदेश योगी सरकार शुरू कहा 100 दिन था और दोनों सरकारें अगर मिला दे तो 1900 दिन हो गए, 1900 डेज। और ये बहुत होते हैं सरकार में सत्ता में रहने के लिए। ठीक है, आपको सत्ता दोबारा मिली और जनता का आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं मजबूती से दिखाई दिया और विपक्ष ने मजबूती से आपका विरोध किया और जनता ने आपके विरोध को समझा और आप आधे पे आ गए और सरकार फिर आपने बना दी। सवाल यह है कि 100 दिन के कार्यकाल का ये जो जश्न मनाया जाता है, मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि 100 दिन का कार्यकाल कितना होता है। जो आपको क्या जरूरत पड़ी कि 100 दिन के आप रिपोर्ट कार्ड आप जनता के सामने रख रहे हैं? 5 साल का जब योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट कार्ड रखा था तो आपकी सत्ता दोबारा आ गई थी आपकी। अब 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में इतना खर्चा, भारी पैमाने में खर्चा, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 100 दिन में अगर योगी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है, मंत्री पीठ थपथपा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इन मंत्रियों को टारगेट दिया गया था। इन मंत्रियों ने अपना टारगेट मुख्यमंत्री को सौंपा था। मुख्यमंत्री अभी 100 दिन में कितने नाक के नीचे जो प्रचार हो रहा है मुख्यमंत्री के यहाँ, उसमें कितने अधिकारियों को उन्होंने हटाया? पहले तो ये मुझे जवाब अनिता जी ने कि अगर 0 टॉलरेंस की बात आप कर रही हैं तो आपके नाक के नीचे बैठे जो अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे थे, वो अधिकारी मुक्त क्यों नहीं किए गए? क्या वो सारे अधिकारी अच्छे थे जो 5 साल जिन्होंने काम किया? क्या उसमें अधिकारियों की शिकायत नहीं हुई पंचम संसदीय के सारे लोगों की? तो मुख्यमंत्री मौन क्यों है? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, सामाजिक ताना बाना इस प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय होता है। आप कानून व्यवस्था की बात आप फिर थपथपाइए, आपके निश्चित तौर पे जनता ने आपको जनादेश दिया है तो आपको बोलने का अधिकार है, विपक्ष को भी विरोध करने का अधिकार है। लेकिन जब मैं पूरी इसकी समीक्षा देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि प्रदेश का सामाजिक ताना बाना अब ये बिगड़ क्यों रहा है? पूरे देश का सामाजिक ताना बाना कहाँ जा रहा है? कोई सर से तन को जुदा करने की बात कर रहा है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसमें कोई विवादास्पद बयान दिया। तो तुष्टीकरण की राजनीति और बार बार हिंदू मुसलमान करके हम क्या इस देश को बताना चाहते हैं? हमारे देश का जो सामाजिक ताना बाना है वो कितना मजबूत हुआ ये बताया जाए 100 दिन के कार्यकाल में। नंबर दूसरी बात, आप सरकार में है, सत्ता में है, आपके सारे मंत्री अभी जो बोल रहे थे, निश्चित तौर पर उसको कुछ मंत्रियों ने अच्छा काम किया, चाहे जयशंकर सिंह हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, इन लोगों ने बढ़िया काम किया है। उतर के सरकार के 100 दिन में लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आपके 1900 दिन हो गए हैं आज मिला के, लगभग 1900 डेज जो प्रदेश की जनता ने योगी सरकार को देखा है, उसमें कितने रोजगार मिले, कितने एमएसएमई सेक्टर में काम हुए? $1 ट्रिलियन का आपका लक्ष्य था जो लगातार हर साल कहते थे कि हम इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, हम उद्योगपतियों को बुला रहे हैं और $1 ट्रिलियन का लक्ष्य है यूपी का। अब आपने कहा दिसंबर तक हम पूरा करेंगे $1 ट्रिलियन का लक्ष्य, तो ये आखिर कब पूरा होगा? तो ये कई सवाल हैं जो विपक्ष अगर पूछ रहा है या हम अगर सवाल रख रहे हैं तो सवाल सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि भारी मतों से जनता ने आपको फिर मैंडेट दिया है और आपको लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ने जाना है और आपको 2 सीटें भी मिली है लोकसभा उपचुनाव की। तो निश्चित तौर पे आपका परचम लहरा रहा है, लेकिन उस परचम में सामाजिक ताना बाना उत्तर प्रदेश का बना रहे, गंगा जमुना तहजीब बनी रहे और दोनों सारे समुदाय के वर्ग के लोगों के बीच में ये ताना बाना बना रहे, ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश की मानी जाएगी। ठीक है त्रिपाठी जी। अनिता जी। मुस्कान जी, मैं इनको बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि ये 5 साल में हमारी अर्थव्यवस्था दोगुनी हुई है। उन्होंने पहले 3 लाख करोड़ बचत था, 6 लाख करोड़ कर दिया गया है और राज्य सरकार में अरे आप बजट 10 लाख करोड़ कर दीजिए। पहले सुन लीजिए, इनकम कहाँ है? अरे सुनिए तो आपके आय का स्रोत क्या है? आप ये बताइए ना। सुनिए तो सही। मैं भी सदन कवर करता हूँ, मैं भी बजट कवर करता हूँ, विधानसभा सत्र मैं भी कवर करता हूँ। आपकी इनकम का अगर आप कवर करते हैं तो आप प्रश्न क्यों नहीं करते हैं? अरे अनिता जी, अरे मैंने सवाल मुख्यमंत्री से पूछा था उनसे बजट सत्र में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाई $1 ट्रिलियन का काम पे रखा था। आपकी सरकार $1 ट्रिलियन तक पे बेरोजगारी आपको जवाब देना पड़ेगा। अरे जवाब सुनेंगे आप? बेरोजगारी की
सुन लीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। आप सम्मानित पत्रकार हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, तो कम से कम आप भी हमारी बात को समझिए। देखिए, हाँ, हम ये कह रहे हैं औद्योगिक वातावरण देखने को मिला। 2017 का सपना था कि राज्य में कई उद्योग स्थापित करेंगे और सीएम ने बेरोजगारी की 2.9% रह गई है और पहले 18% वो थी, और उसके बाद 100 दिन में 10,000 लोगों को रोजगार दिया हमने इसी 100 दिन में, और आज सब रोजगार से जोड़ा है। इसी साल 2.35 लाख करोड़ का कर्ज सब रोजगार दिए गए हैं। तो आप ये सोचिए, हमारी सरकार ही तो कर रही है, लोगों को सब रोजगार से जोड़ रही है, लोगों को रोजगार दे रही है। अभी 100 दिन का हम बता रहे हैं, और आपने 5 साल की अगर सत्ता देखी होगी तो उसमें देखिए कोरोना काल में भी हमारी सरकार ने कितना काम किया, इसका प्रशंसा आपने भी एक चैनल में की थी योगी सरकार की, कि कोरोना काल में कोरोना होते हुए भी उन्होंने कार्य किया। ये हमने आपके साथ बैठे आपने उसकी प्रशंसा की थी। ठीक है ठीक है, त्रिपाठी साहब सुन लीजिए, एक बार मैं आऊंगी आपके पास एक बार फिर से। सराहना करनी चाहिए, लेकिन हमें तो ये दिक्कत है कि विपक्ष सराहना में भी सराहना नहीं करता, केवल आलोचना करता है। इस बात की प्रॉब्लम है, बस वो कोई प्रॉब्लम विपक्ष सामाजिक ताना बाना प्रदेश का देश का क्यों बिगड़ रहा है? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, सामाजिक ताना बाना प्रदेश का क्यों बिगड़ रहा है? सामाजिक ताना बाना कौन बिगड़ रहा है ये बताइए? हिंदू मुस्लिम के हम कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के हम कर रहे हैं? आप इसका जवाब दीजिए। सरकार में आप डबल इंजन की सरकार है। हाँ, तो सरकार उसे लगाम लगा रही कि नहीं लगा रही? अभी आप देखिए, जब लाउड स्पीकर उतारने की बात थी तो सब क्यों उतारे गए? ऐसा नहीं। और आज अगर उन्होंने कहा है कि अगर नमाज नहीं होगी तो रामनवमी में मेले भी सड़कों पे नहीं लगेगी, समान रूप से काम कर रही है वो। लेकिन विपक्ष को केवल क्या तुष्टिकर, आज देखिए, आज जितने भी कम से कम अपराधियों को हम पकड़ रहे हैं या उन पे बुलडोजर का चल रहा है, तो उसमें क्यों विपक्षी को दिक्कत हो रही है? क्यों वो माफियाओं का साथ दे रहे हैं? क्यों वो कहते हैं कि ये काम सही है? उनको कम से कम इसमें साथ होकर कहना चाहिए कि अपराधी अपराधी है, चाहे वो कोई भी हो। उसने क्यों वो मुस्लिम हिंदू करते हैं? हम नहीं हिंदू मुस्लिम करते, हम तो अपराधी को अपराधी ही मानते हैं, चाहे कोई हो। ठीक है। और आज उससे एक्शन होता है संपत्ति, जब सोचिए तो तकलीफ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को क्यों होती है? क्यों विपक्ष को उसकी तकलीफ होती है? उसका तो कम से कम कहना चाहिए कि अपराधी पकड़े गए, अच्छा काम हुआ, उसका सपोर्ट करना चाहिए। क्यों इनको तकलीफ होती है? क्यों? ठीक है अनीता जी, ठीक है। मैं आपके इस जवाब पर एक सवाल बनता है मेरा, मैं फौरन लौटूंगी। उससे पहले अनूप दीक्षित जी का मैं कमेंट लेना चाहूंगी, उसके बाद मैं समझूंगी आपसे कि आखिर वाकई बीजेपी के लिए अपराधी है कि नहीं। दीक्षित साहब, फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम चीजें हो रही है, आज पूरे 100 दिन के कार्यकाल को गिनवाया, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो कह रही है कि बिल्कुल भी क्राइम पर बात नहीं हुई है। मैं मुस्कान जी, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात बहुत विशेष तौर पे गौर से सुनिएगा। अभी अनीता जी कह रही थी कि इन्होंने विपक्ष अपराधियों का पक्ष करता है। अच्छा, विपक्ष यदि अपराधियों का पक्ष करता है, मैं इनकी ये बात यदि कुछ चंद सेकंड के लिए मान भी लूं, तो जरा इनसे ये भी जवाब दीजिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जावेद का घर ढहाने के मामले में 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब क्यों मांग दिया? उसके बाद दूसरी बात, लखनऊ जैसी उत्तर प्रदेश की राजधानी जहां स्वयं मुख्यमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल का निवास है, उसी लखनऊ के अंदर एक रेलवे के ठेकेदार को घर के अंदर घुस के दिन दहाड़े मार दिया जाता है। उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? उसके बाद तीसरी बात, आप 2019 में कमलेश तिवारी जी की हत्या कर दी जाती है। उनकी सुरक्षा वापस लेने के बाद वो हत्या होती है, और उसके बाद उनकी पत्नी किरण तिवारी को बराबर धमकियां मिल रही हैं, और उसी भाषा में लिखा हुआ लेटर मिला। उनकी सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार क्या कर रही है? पूरी सुरक्षा है, ऐसा नहीं है, उनकी पूरी बात हो रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको मालूम है? अनीता जी सुन लीजिए एक बार, अनीता जी सुन लीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए। बात हो रही है सुरक्षा की। जब वो पत्र आने के बाद वो 4 बार एसओ से और संबंधित अधिकारियों से जाके मिली, उसके बाद उनको सुनवाई हो रही है। 4 बार मिलने की क्या कमलेश तिवारी जी की हत्याकांड के बाद आज उनको 4 बार मिलने की आवश्यकता है? भारतीय जनता पार्टी इस चीज का जवाब दे। उनको सुरक्षा तत्काल उपलब्ध करानी चाहिए। उपलब्ध कराई गई है, लेकिन अपनी बात आप जब रखेंगे तभी सुरक्षा। उन्होंने वो एक बार मिली है, ऐसा नहीं
उसको नहीं, 4 बार मिली है। उनके पति का 2019 में आप ही की सत्ता रहते उनका मर्डर हुआ था। क्या उस चीज के क्या उसके बाद उनके लिए बताने की आवश्यकता है कि उनको मृत्यु मिल रही है, कि उनको जान को खतरा है? अपराधियों को छोड़ दिया, कमलेश तिवारी जी ने आपसे कितनी बार आपको लिखित में मौखिक कई बार आपकी प्रदेश सरकार को सूचना दी कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, लेकिन आप ये बताइए, उसका दुष्परिणाम आज हमारे सामने है। क्या अपराधियों को नहीं पकड़ा गया? क्या अपराधियों को छोड़ दिया गया? पकड़ा गया ना अपराधी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये बताइए, अपराधी 24 घंटे के अंदर पकड़े जाते हैं, उन पे एक्शन होता है, हमें उसको छोड़ा तो नहीं ना। आज कम से कम ये आपको मानना चाहिए, आज आपको ये मानना चाहिए कि योगी सरकार में अपराधी बच के नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई भी अपराधी बच के नहीं जा उत्तर प्रदेश सकता। सरकार आपराधिक घटनाएं घटित होने के बाद भी क्यों सक्रिय होती है? मेरा सिर्फ एक सवाल इतना। एक मेरी बात सुन लीजिए, देखिए अपराध पहले से काफी कम हुए हैं। मैं ये नहीं कहती कि अपराध मुक्त हो गया, लेकिन अपराध हमेशा अब आप राजस्थान में इतना बड़ा। ठीक है अनिता जी, अब सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए अनिता जी। राजस्थान में मेरी सरकार नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी, उत्तर प्रदेश में रहने वाला हूँ। तो आप उनके लिए बोलेंगे नहीं? अनिता जी, आप उनके लिए बोलेंगे नहीं क्योंकि आपका समझौता रहता है उनके साथ। क्यों बोलेंगे आप? क्यों बोलेंगे आप उनके पक्ष में बोलेंगे? समझौता रहता है भाई, अलका जी का समझौता नहीं है, आपका समझौता रहता है। वही तो कह रहे हैं, हमारा रहता है, कैसे बोलेंगे राजस्थान के? वो भाई राजस्थान में, महाराष्ट्र में बोल सकते हैं, महाराष्ट्र में बोल सकते हैं, महाराष्ट्र में बोल सकते हैं, आप मध्य प्रदेश में बोल सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश, लेकिन आप वहाँ नहीं बोलेंगे ना, पंजाब में बोलेंगे ना राजस्थान में बोलेंगे। आपका सब विपक्ष एक है ना, इसीलिए बीजेपी वर्सेस ऑल। ठीक है दीक्षित साहब, बात पूरी करें जल्दी से अपनी, फिर मैं त्रिपाठी जी के पास जाऊंगी। मुस्कान जी, मैं ये भी कहना चाह रहा था कि जैसे अभी अनीता जी ने कई चीजें बताई उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार एनसीआरबी के आंकड़ों को मानती है कि नहीं मानती वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार? और यदि एनसीआरबी के आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार मानती है तो इनसे पूछा जाए कि जो ये बार बार अपनी छाती पीट रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए, तो एनसीआरबी के आंकड़ों में अपराध कम हो रहे हैं। ठीक है चलिए, इसका जवाब मैं आ रही हूँ। हम जवाब दे रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। जल्दी से बात रखिए। FIR जो है तुरंत करते हैं। आपके समय में FIR नहीं होती थी। FIR हमारे यहाँ ऑनलाइन होती है, फोन पे होती है, हर जगह होती है। उसका मेन कारण ये भी है, आपके समय FIR नहीं होती थी। ये कारण है, वो कोई कारण नहीं है। ठीक है, इसका जवाब मैं दीक्षित साहब पूरा लूंगी, लेकिन उससे पहले इसी सवाल का जवाब त्रिपाठी जी आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अभी एनसीआरबी के आंकड़ों की और क्राइम की बात हो ही रही है, तो मैं कुछ मोटे ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। मेन कुछ केसेस हैं उत्तर प्रदेश के, उनका अगर मैं जिक्र कर लूँ तो हाथरस तो किसी से छुपा है नहीं। बीच में एक ऐसा केस हुआ था जिसमें थाने के अंदर नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ, अभी PUBG का हत्याकांड हुआ है, ऐसी बहुत सी चीजें हुई है, और न जाने ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई है जिसका जिक्र भी हम नहीं कर सकते हैं नेशनल टेलीविजन पर। ये देखिए, ऐसी घटनाओं के बाद ये कहना कि जो क्राइम है वो कम हुआ है, आखिर कितना क्राइम कम हुआ? और दूसरी बात ये कि बीजेपी अनिता जी खुद ये कह रही हैं कि आरोपी जो है वो आरोपी है, आरोपी चाहे कोई भी हो, आरोपी का कोई धर्म नहीं है। तो सवाल मेरा वहां जाएगा, लखीमपुर कांड जब हुआ उसमें आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चला, लेकिन अगर कोई और हिंसा हो जाती है तो बुलडोजर की कार्रवाई तुरंत बुलडोजर बाबा कर देते हैं। देखिए मुस्कान जी, 23 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री जो होता है जब शपथ संविधान की लेता है तो उसके लिए हर वर्ग का व्यक्ति बराबर होता है। अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति का भी वो मुख्यमंत्री होता है, मुसलमान का भी मुख्यमंत्री होता है, हिंदू का भी होता है, ईसाई का भी होता है, सबका होता है। धर्म से मुख्यमंत्री को कोई लेना देना नहीं है, पार्टी से लेना देना हो सकता है, आप पार्टी को मजबूत कीजिए, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो न्याय का पढ़ना, न्याय कानून का पढ़ना बराबर दिखाई देना चाहिए, न्याय होते हुए दिखाई देना चाहिए। ये नहीं कि एक वर्ग के साथ आप जो है अपने वर्ग को बचाए हुए, एक वर्ग के साथ आप लगातार अन्याय हो रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे सवाल उठाऊंगा कि जब आप किसी एक व्यक्ति का घर गिराते हैं, अपराधी का, तो अच्छी बात है, आपने ये जो ट्रेन चलाया बहुत बढ़िया है, लेकिन वही दूसरा एक अपराधी क्रिकेट खेलता हुआ धनंजय सिंह दिखाई देता है, और धनंजय सिंह का आज तक कोई बुलडोजर नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूँ बुलडोजर बाबा, आप, बहुत अच्छी बात है
करोड़ों अरबों रुपए के मकान बने हुए हैं, आप उनके आप बुलडोजर चलाइए, आप चलाइए। देखिए, न्याय बराबर से दिखाई देना चाहिए। ये नहीं कि छोटे व्यक्ति के लिए कोई सजा है और बड़े व्यक्ति के लिए छूट है। ये जब न्याय का पढ़ना जब इस तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं भेदभाव का आरोप लगता है और समाज में एक नफरत फैलती है। मैं पूछना चाहता हूँ, सामाजिक ताने बाने की जो मैंने बात की, अगर इसी तरीके का माहौल रहेगा तो हम किस प्रदेश कौन सा माहौल देंगे? आप किस माहौल की बात कर रहे हैं? आप किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? किस विकास की आप बात कर रहे हैं? डेवलपमेंट हर सरकार करती है, कोई भी सरकार रहती है, डेवलपमेंट होता है। ये विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन सवाल उठता है कि जब आप कानूनी प्रक्रिया में जब सबको आप न्याय बराबर से देते हैं तो आप मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री हैं, किसी एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री नहीं है, किसी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है आप कि समाजवादी पार्टी। अरे विपक्ष अगर कमजोर ना होता तो आप दोबारा सत्ता में ना आ पाते। ये तो हर आदमी जानता है कि विपक्ष कमजोर है, उसका लाभ आपको मिल रहा है, चाहे वो देश के लेवल पे हो चाहे राज्य के लेवल पे हो। तो मुस्कान जी, मेरा ये कहना है कि सरकार अच्छी चल रही है, योगी जी एक ईमानदार व्यक्ति है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया बराबर महसूस होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि न्याय की प्रक्रिया दिखाई भी देनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि आपके जो नौकर साहब हैं, आ रही हूँ नेताजी, आ रही हूँ फौरन आ रही हूँ आपके पास। जो आपके नौकर साहब हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आपको जिस चश्मे से दिखा रहे हैं, जब ये चश्मा उतरेगा तब बहुत देर हो जाएगी। और अभी आपका वक्त है, वक्त आपका है, वक्त आपका है, आप सत्ता में है, लेकिन सत्ता आती जाती रहती है। ये तो एक परिवर्तन, एक राजनीतिक ग्राफ है, आपका ऊपर है, आप जब ऊपर पहुंच गए तो आपका नीचे भी आएगा। तो मेरा ये कहना है कि सामाजिक ताना बाना सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश की तेज तौर जनता के लिए एक माहौल और एक नफरत भरी राजनीति खत्म होनी चाहिए। विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, आप 100 दिन भी मनाएंगे, आप 1 साल भी मनाएंगे, 5 साल भी मनाएंगे। ठीक है अनिता जी, देश का सामाजिक ताना बाना, आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब सब बिगड़ गई है। कारण क्या है, कौन जिम्मेदार है? देखिए मुस्कान जी, सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए, जो हम न्याय की व्यवस्था नहीं है। अगर हमने लाउड स्पीकर की बात की तो क्या खाली मस्जिद में की, मंदिरों में नहीं की? कि अगर हमने नमाज कहा कि ईद में नमाज बाहर नहीं पड़ी है, ईद रामनवमी में हमने ये नहीं कहा कि बाहर मेले दिखेंगे? क्या न्याय इनको नहीं दिख रहा है? इसमें इनको न्याय नहीं दिखता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप बुलडोजर बाबा की आप बात करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक तरफा बुलडोजर करते हैं। अभी आप देखिए कितनी संपत्ति उनकी पूरी है, जिसके लिए इन्होंने गाइड करे वो ब्राह्मण है, पंडित है। तो आप क्या बताइए, ऐसा आप सब हम बाबा ने ये तो नहीं देखा ना। बुलडोजर पर तो दीक्षित साहब ने भी सवाल किया था, वो भी बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया तुरंत किया ना। और आज अनिता जी, अब बाबा पे ये इल्जाम लगाना, आ रही हूँ त्रिपाठी जी, आ रही हूँ त्रिपाठी जी, एक बार सुन लीजिए, आ रही हूँ आपके पास। इसका जवाब अंतर सिंह है आपके पास। आ रही हूँ त्रिपाठी जी, आ रही हूँ, जवाब सुन लेते हैं। अनिता जी, जहाँ प्रमाण होगा वहाँ पे सब काम होगा। ठीक है, प्रमाण दीजिए, आप प्रमाण दीजिए, आप खाली आपके कहने को हो जाएगा, आप प्रमाण दीजिए ना, प्रमाण हो जाएगा। अरे भाई बताइए, सामने आया जो सामने आई है उसका निराकरण हुआ, ऐसा तो है नहीं कि नहीं हुआ है। बाकी आप लोग खाली मौखिक बात कर देंगे। अगर आप लिखित प्रमाण दीजिए कि इनके साथ ऐसा हुआ है तो ना हो तो बताइए, आप उनका पोर्टल है, पोर्टल में डाल दीजिए कि IAS के पास ऐसी संपत्ति है, अवैध। आप डालिए, क्यों नहीं डाल रहे? आप डालिए, आप आज ही अपने उनके पोर्टल में डालिए और आपका प्रमाण न मिले तो बताइए। आप एक मुख्यमंत्री का पोर्टल ऐसा है 24 घंटे के अंदर तुरंत कार्रवाई होती है, तब तो आप डालते नहीं, यहाँ बैठ के आप बात करेंगे। अरे आपके पास प्रमाण है तो दीजिए आप। चलिए ठीक है, होगा प्रमाण देना पड़ेगा उसका। ठीक है अनिता जी, अभी बुलडोजर की बात चल रही है। दीक्षित साहब ने एक सवाल किया था कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई इतनी सही है तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत जवाब तलब कर लिया, उसका कारण बता दें। क्या दीक्षित साहब का सवाल था कि बुलडोजर की कार्रवाई जिस तरीके से चल रही है, अभी हाल ही में कार्रवाई जो हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है।
तो सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब तलब दिया है वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब मिल जाएगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट की बात है, कोर्ट की बात को हम क्या कह रहे हैं? जवाब बताएंगे तो सही, क्या जवाब है? देखिए सरकार कोर्ट में जवाब दो, कोर्ट की बात देखिए न्यायिक प्रकरण से चलेगा और कोर्ट की बात का जवाब हम यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। कोर्ट में हम क्या जवाब दें? वो कोर्ट का जवाब कोर्ट में होगा, वो कोर्ट में पेश होगा। आप यहाँ पे बात करिए ना, कोर्ट की बात हम क्यों करें? आप यहाँ हमारी कोर्ट नहीं लगी है जो हम कोर्ट का जवाब दें। नहीं, कोर्ट तो नहीं लगी है और कोर्ट लगाने का ऐसे किसी को अधिकार भी नहीं है। वहाँ पर बहुत सम्मानित लोग बैठे हैं, बहुत सम्मानित लोग बैठे हैं वहाँ पर। नहीं, कोर्ट की बात आप ये बताइए, कोर्ट में अगर केस चल रहा है, कोर्ट में जो केस हो रहा है तो उससे जवाब तब सरकार देगी ना, वो कोर्ट को देगी। उसमें हम आपको क्या जवाब देंगे? कोर्ट को ये जवाब जनता चाहती है इन बातों का। सुन लीजिए, अरुण दीक्षित साहब आ रही हूँ। ठीक है त्रिपाठी जी आ रही हूँ, जल्दी से अनीता जी बात रखिए। न्यायालय का सम्मान मैं बहुत सकती हूँ, मैं एडवोकेट हूँ और मैं एडवोकेट होने के नाते न्यायालय की बात यहाँ नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए दीक्षित साहब। मुस्कान जी एक सवाल, अगर माननीय नेता भाजपा कोर्ट के मामले में नहीं बोलना चाहती है तो एक इनकी पार्टी का ही एक मामला है सुल्तानपुर का। सुल्तानपुर के कादीपुर के इनके माननीय विधायक हैं जो, उन्होंने एक दरोगा को अपशब्द बोले और वो रिकॉर्डिंग बहुत भयंकर तरीके से वायरल हुई। उसके खिलाफ इनकी पार्टी ने क्या एक्शन ले लिया और क्या उसके साथ उसको विधायक को दंड दिया गया? मैं जरा ये सवाल बता दें, ये तो इनकी पार्टी के नीतिगत है, कोर्ट का नहीं है। चलिए अनीता जी। हमारे संज्ञान में नहीं है। कौन सा आप कह रहे हैं? हमारे संज्ञान में नहीं है ना, हमने कभी मैडम मामला है। एक मामला ये आपका विधायक आप बताइए तो सही। हाँ, विधायक राजेश गौतम, विधानसभा कादीपुर, सुल्तानपुर जनपद। क्या मामला बताइए, क्या बोला बताइए, तो हमको नहीं मालूम। आपके भाजपा विधायक ने एक दरोगा को फोन पर जूतों से मारने की धमकी दी और खाने से घसीटते हुए बाजार में घुमाने के लिए बोला हुआ है। मैडम आप गूगल में डाल के आप वायरल वीडियो ऑडियो सुन सकती हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई भी हुई होगी। कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, ऐसा नहीं है ना अनीता जी। अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई हुई होगी, ऐसा तो नहीं है कि जो हुआ उसकी कार्रवाई हो उस पर। कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं है। ठीक है। अभी तक जाके थाने में अपनी ज्वाइनिंग नहीं की है। मुस्कान जी, दूसरी चीज, भाजपा सरकार इस समय प्रशासनिक अधिकारियों पे इस कदर दबाव बनाए हुए है कि जो IAS सुन लीजिए अनीता जी, सुन लीजिए। आप देखिए, आप सवाल तो सुनेंगे ना, आपने अपनी बात रख दी, सुन लीजिए उनके सवाल, सुन लीजिए अनीता जी, सवाल सुन लीजिए, मैं आऊंगी आपके पास, जवाब आप दीजिएगा। सवाल सुन लीजिए, ये जो कह रहे हैं, सवाल सुन लीजिए अनीता जी। पहले सुन लीजिए। लोग बल्कि ये कहते हैं कि अधिकारी सरकार चला रहे हैं, या इनकी कौन सी बात माने, कोई जगह इन्हीं के लोग कहते हैं। अरुण दीक्षित जी आ रही हूँ, सुन लीजिए एक बार। अरुण दीक्षित जी, मैंने तो अभी तक ये नहीं कहा, आप तो ये किसी और का बयान मुझ पर न थोपा। नहीं, किसी और का नहीं, आप ही की पार्टी के लोगों का बयान है कि अधिकारी सरकार। मेरी पार्टी के लोगों का। इस समय डिबेट में मैं बैठा हूँ आपके सामने, आप मुझसे बताइए, मुझसे बात करिए। प्रशासन पे दबाव डाले, कैसी बात करें? दोहरी बात है, मत करिए, एक बात करिए। आप ही की पार्टी के कुछ व्यक्ति कहते हैं कि अधिकारी सरकार चलाते हैं, आप ही की पार्टी के, आप लोग कह रहे हैं प्रशासन पे दबाव। पहले आप डिसाइड करिए क्या है। भाजपा के लोगों के साथ समस्या यही है कि सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये वास्तविकता, आप विपक्ष के ऊपर हमेशा आरोप लगाते हैं। मैं स्वयं अपनी पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये चीज स्वीकार करता हूँ कि यदि हमारी सरकार में 2012 से 2017 के बीच में कमियां न रही होती तो हम विपक्ष में न रहते। विपक्ष में बैठने के बाद हम दोबारा 5 साल विपक्ष में बैठे, उसके बाद हम हो सकता है हमारी कमियां अभी पूर्ण रूप से सही न हो पाई हो। उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको पूरा बैठा दिया। आप की पार्टी के कुछ जिम्मेदार लोग बोलते हैं सीटों पे चुनाव हारने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि हमारे संगठन में कहीं न कहीं भारी कमियां हैं, तो उन्होंने संगठन को पूर्ण रूप से भंग कर दिया। न
नई कार्यकारिणी बनाने के लिए। अगर हमारी कमियां हैं तो हम स्वीकारते हैं, तो भाजपा के लोगों से भी अनुरोध है मेरा। अरे मेरी बात तो सुनिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। अब अनीता जी सुन लीजिए अनीता जी, उनको भी समय दीजिए। मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी, फौरन आऊंगी। एक बार फिर से एक बार सुन लीजिए, उनके सवाल पूरे सुन लीजिए, मैं आपके पास जवाब लेने के लिए आऊंगी। दीक्षित साहब बात पूरी करें। जी, मैंने बात मेरी मुस्कान जी पूरी है। मैंने अपनी बात आपको पूरी बता दी कि क्या है कि कमियां, यदि हमारी पार्टी में कमियां थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इतने कठोर निर्णय लिए, पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बंद कर दी, प्रदेश कार्यकारिणी बंद कर दी। लगा उनको कि हाँ हमारे संगठन में कुछ कमजोरी है, नए स्वरूप में अब संगठन आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कमियां होने के बाद स्वीकारती नहीं। एक सेकंड, ये अभी कह रहे हैं मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार कार्यकर्ता, मैं ये कह रहा हूँ आप की पार्टी के जिम्मेदार लोग हमसे ऐसे डिबेट में बोले हैं कि आप क्या कार्यकर्ताओं के लिए अधिकारियों की ज्यादा सुनी जाती है, और आज आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक का दबाव हमारा रहता है। हमें ये नहीं समझ में आता कि आप लोग एक बात को क्यों नहीं सीधे हमसे कि आखिर है क्या। और सबसे बात है कि हमारे यहाँ अधिकारी जो है वो आज अपनी सीट में मिलते हैं, अधिकारी सारे काम कर रहे हैं, अधिकारी लोग आज हर जनता उनसे प्रसन्न है। पहले वो नेता को ढूंढते थे कि नेता मिल जाए तो अधिकारी के पास ले जाए, आज जनता स्वयं अधिकारी के पास जाती है, अपना सारा कार्य कराती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद आप इससे की बात करें तो अच्छा नहीं है। ठीक है त्रिपाठी साहब, लक्ष्य से लेकर उपलब्धि तक आज सब कुछ गिनवा दिया है, कितना सही मान रहे हैं आप? नहीं देखिए मुस्कान जी, आप सत्ता में हैं, आपको सत्ता बराबर मिल रही है तो निश्चित तौर पे आपका चेहरा प्रसन्न होगा। लेकिन जिस देश में और जिस प्रदेश में लोकतंत्र में अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप मुस्कुराएंगे कि मैं सत्ता में हूँ, तो ये कोई मतलब वो नहीं है कि आपका कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, आज आपको जनता पसंद कर रही है। लोकतंत्र में घमंड नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में अनिता जी घमंड नहीं होना चाहिए किसी को। अगर आप घमंडी तरीके से प्रवक्ता के पद पर बात कर रही है तो मैं अपनी समीक्षा करता हूँ लोकतंत्र में। अनिता जी अब सुन तो लीजिए, अनिता जी प्लीज अनिता जी प्लीज सुन लीजिए एक बार। तो आप सुनिए, आप एक प्रवक्ता है कोई पार्टी की, मैं आपको अगर कोई बात बता रहा हूँ, आपका सब कुछ अच्छा है, आप सत्ता में वापस आ रही है, विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो गया है, दोनों लोकसभा सीटें मिल गई है, अब आपको 2024 का लक्ष्य प्राप्त करना है तो आप आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि आपकी कोई आलोचना कर रहा है, लेकिन जहाँ कमियां होगी आपको सुननी पड़ेगी, आपको उन कमियों को मानना पड़ेगा। हम सुनते हैं त्रिपाठी जी, और सबसे बड़ी बात घमंड की बात नहीं कर रहे, ये जनता का प्रेम है, जनता का स्वास्थ्य। हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे आपको सत्ता में बैठाए हुए हैं तो हम जनता का सम्मान करते हैं, कोई हमको उतार नहीं देगा। लेकिन हमसे मुस्कान जी पूछ रही है कि 100 दिन के कार्यकाल में आपका क्या विचार है, तो मैं 100 दिन के कार्यकाल को मैं मानता हूँ कि 100 दिन के कार्यकाल का जश्न नहीं होना चाहिए। कोई रिपोर्ट कार्ड 100 दिन में नहीं आप बुला सकते हैं। आप 6 महीने साल भर का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने दीजिए। 5 साल का योगी जी ने दिया, अच्छी बात है, उन्होंने दिया, बहुत बढ़िया बात है भाई, आप रिपोर्ट कार्ड जनता को देना चाहिए। लेकिन 100 दिन में ये जो जश्न का पैसा खर्च होता है, गरीबों का पैसा खर्च होता है, हमारे आपके टैक्स का पैसा खर्च होता है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। 100 डेज के रिपोर्ट कार्ड से मैं सहमत नहीं हूँ। ठीक है अनीता जी अब अपनी बात रखें। देखिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी बात होती है। हम 100 दिन का, इसलिए हमने 100 दिन में इतने कार्य कर लिए। हमने अपना एक, देखिए हमारा जनता ने हमको चुना है, उनको रिपोर्ट देना हमारा कर्तव्य है, तो हम उनको अपनी रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि जनता हमारी स्वामी है, हम उसके सेवक है, ये हमारा मानना है। हम कहीं घमंड की बात नहीं करते हैं, जनता का स्नेह हमारे साथ है, हम जनता से स्नेह करते हैं, और हमारा एक ही कार्यकर्ता जनता से जुड़ा रहता है। और इसलिए लोग कहते भी है कि भारतीय जनता पार्टी 24 आवर्स जो है वो चुनाव मोड में रहती है। लेकिन अब चुनाव मोड में नहीं रहते, हम जनता के साथ रहते हैं, हम जनता के साथ रहते हैं, बस ये फर्क है। हम जनता की दर्द को, जनता हमारे प्रेम को समझती है, और उसी का नतीजा है। बाकी हमें कोई घमंड नहीं है, हम जनता के बीच में, जनता से अलग नहीं है, हम सेम एक जनता है, हम भी जनता है, हम अपने आप को भी एक जनता ही मानते हैं, हम अपने आप को कोई बहुत बड़ा नहीं मानते। ठीक है अनीता जी, ठीक है। दीक्षित साहब,
बीजेपी 100 दिन के कार्यों का जश्न मना रही है, 100 दिन के टारगेट जो पूरे हुए उसका जश्न मना रही है, लेकिन यह जश्न में उनकी खुशी डबल इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने दोनों सीटें जीत ली है, समाजवादी पार्टी का गढ़ जीत लिया। यहां से उनका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ा है। अब मेरा तो ये मानना है कि समाजवादी पार्टी और ज्यादा इस पर मंथन करे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गढ़ था वो समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल सही बात है मुस्कान जी। समाजवादी पार्टी के दोनों रामपुर और आजमगढ़ दोनों समाजवादी पार्टी का गढ़ था और गढ़ है। कुछ संगठन नहीं, अब तो किला भेज दिया बीजेपी ने, अब तो किला भेज दिया। नहीं, अभी इसको उपचुनाव है और किला भेजना भी नहीं कहा जा सकता। बेशक हम सीटें दोनों हारे हैं, कुछ संगठनात्मक हमारी कुछ कमियां रही होंगी जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे बहुत गौर से समझा, सुना और उसके बाद एक विचार किया कि हमको अपने संगठन के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी लिहाज से उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले सारी प्रदेश की और राष्ट्रीय कार्यकारिणियां भंग कर दी थी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का उस तरफ विचार भी है और हम लोग संगठन में विशेष अब यदि कमियां न रही होती तो मुस्कान जी हम विपक्ष में आते ही क्यों? 2017 में जो हम विपक्ष में आए, बेशक हमारी पार्टी में कुछ कमियां रही होंगी, जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए होंगे, कई और ऐसे कारण रहे होंगे, उनको हमारी पार्टी ने समझा, 5 साल इंतजार किया और उसके बाद दोबारा 2022 में चुनाव लड़ा। बस उसमें हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी अपना झूठ सही बता के जनता तक पहुंचाने में सफल रही, हम अपनी बातें पहुंचा नहीं पाए। पुनः हमको उत्तर प्रदेश की जनता ने मजबूत विपक्ष की भूमिका दी। नहीं, एक कारण ये भी हो सकता है ना, एक कारण ये भी हो सकता है ना दीक्षित साहब, आप कह रहे हैं कि आप अपनी उपलब्धियों को नहीं पहुंचा पाए और एक दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी काम नहीं कर रही है, तो ये भी तो हो सकता है कि आप अपनी उपलब्धियां कम, बीजेपी को पूरे तरीके से एक्सपोज भी नहीं कर पाए जनता के सामने, तभी तो आजमगढ़ और रामपुर में देखिए क्या हुआ। अगर आपको लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही है तो इसमें 2 ही चीजें हो सकती है, या तो सरकार काम नहीं कर रही है, और अगर सरकार काम कर रही है तो आप उनको उन चीजों को एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं जो काम आपको लग रहा है कि नहीं हो रहे हैं। मुस्कान जी, आजमगढ़ के लिए तो मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन रामपुर के लिए श्योर हूँ कि रामपुर में किस तरह लोकल में दबाव बना के पुलिस को, लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया, इस तरह की कई शिकायतें आई। लेकिन चूंकि हम चुनाव हार चुके हैं रामपुर में, इसलिए इन सब सारी चीजों की चर्चा का कोई बहुत अधिक महत्व मैं नहीं कर रहा हूँ आपसे। हम अपनी संगठन की, अपनी पार्टी की कमियां मान के उसको स्वीकार कर रहे हैं और दोबारा उस पर काम करें। ठीक है त्रिपाठी जी, समय समाप्ति की ओर है, आखिरी कमेंट आपका मैं चाहूंगी। नहीं, बस मैं मुस्कान जी ये कहना चाहूंगा कि चरे बेटी आप अपना जो है ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं और सरकार आप चला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अच्छे और एक बेदाग मुख्यमंत्री हैं और 24/7 काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको जो सत्ता पारा मिली है लगभग 33 साल बाद, अब आपको थोड़ा सा और होना पड़ेगा, क्योंकि जनता को बहुत उम्मीदें हैं आपसे। आपको अपने अधिकारियों पे नकेल कसनी होगी। आपने जो अपने मंत्रियों के साथ रिपोर्ट कार्ड दिया है, उनमें कुछ मंत्री ऐसे हैं जो हीरा हवाली कर रहे हैं, उनकी लगाम कसनी पड़ेगी। और जो पहले कार्यकाल के 4-5 मंत्री थे जिन्होंने करप्शन किया है, उनको भी बाहर लाना पड़ेगा। तब आपका एक न्याय का तराजू बराबर दिखेगा और निश्चित तौर पे एक आप अच्छे मुख्यमंत्री हैं और मेहनती मुख्यमंत्री हैं। ईश्वर करे आप प्रदेश की जनता, देश के और जनता का आप भला करें और सामाजिक समय समाप्त हो चला है। ठीक है, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें हमने देखी, योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस 100 दिन का जश्न बीजेपी सरकार मना रही है और साफ तौर पर आज हमने देखा किस तरीके से एक पूरा रिपोर्ट कार्ड बनाकर पेश किया गया है और एक पुस्तक का भी विमोचन किया। दूसरी ओर विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि काम पूरे तरीके से नहीं हो पा रहे हैं और जो सरकार है उसको और ज्यादा काम बेहतर करने की जरूरत है। अब देखना होगा कि आने वाले 100 दिन का जो टारगेट रखा हुआ है और आने वाले समय का जो टारगेट है वो कितने जल्दी सरकार पूरा कर पाती है और अगले 5 साल जो है वो किस तरीके से सरकार के निकलते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।